नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंसान के बर्ताव की, हाँ। उसकी जटिलताओं की। हाँ, ये समझना कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पर आधारित एक संक्षिप्त विवरण है। हाँ, तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी। सही। कभी ये ख्याल आया है कि लोगों के व्यवहार के पीछे, मतलब उनके फैसलों के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? हाँ, अक्सर सोचते हैं हम, कोई मुस्कुरा रहा है तो क्यों, गुस्सा है तो क्यों। एग्जैक्टली। हाँ, और ये सब जानना जरूरी क्यों लगता है आपको? मेरे ख्याल से ये हमें बेहतर रिश्ते बनाने और शायद खुद को भी बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से वो खास बातें, वो नुक्ते निकालें जो हमें लोगों की असली मंशा समझने में, उनके तौर तरीकों को जानने में और हाँ, अपने रिश्तों को संभालने में मदद करें। स्रोत तो इसे खजाना कहता है। हाँ, खजाना। हाँ, तो देखते हैं इस खजाने में क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए इस स्रोत के पन्ने पलटते हैं एक करके। पहला बड़ा सबक जो ये स्रोत हमें देता है वो है अपनी भावनाओं, मतलब अपने जज्बातों पर काबू पाना। इमोशनल रेगुलेशन। हाँ, स्रोत कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही अपनी भावनाओं, गुस्सा, जलन, डर, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा खुशी, इसी के बहाव में फैसले ले लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो रॉबर्ट ग्रीन की सलाह है कि पहला कदम है अपनी इन अंदरूनी लहरों को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना सीखना। सुनने में तो ये आसान लगता है। सुनने में आसान है, करने में नहीं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मतलब स्रोत इसे सिर्फ एक पर्सनल ग्रोथ टिप की तरह नहीं बता रहा। अच्छा। हाँ, वो इसे दूसरों को समझने की पहली सीढ़ी कह रहा है। सोचिए, जब तक हम अपनी भावनाओं के असर को नहीं समझेंगे, अपने गुस्से को, अपने डर को, तब तक हम दूसरों के व्यवहार में भावनाओं के रोल को कैसे पहचान पाएंगे। सही बात है। शोध का इशारा है कि एक तर्कसंगत, एक ठहरा हुआ मन ही बाहरी दुनिया को साफ देख सकता है। अपनी भावनाओं को जानना और संभालना, मतलब उन्हें दबाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें समझना, ताकि वो हमारे नजरिए को, हमारे जजमेंट को धुंधला ना कर दें। ये सोच कि पहले खुद पर विजय पाओ फिर दुनिया को समझो, ये वाकई वाकई एक गहरा विचार है। हाँ, ये अंदरूनी संतुलन वाली बात तो बहुत अहम है। लेकिन श्रुत ये भी कहता है कि सिर्फ अपने अंदर झांकना काफी नहीं है, बाहर भी देखना होगा। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा अहम नुक्ता आता है, लोगों के मुखौटे जो वो पहनते हैं। श्रोत कहता है कि लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। सही कहा, मुखौटे। श्रोत कहता है कि सामाजिक जीवन में हम सब, आप, मैं, सब अलग अलग मौकों पर अलग अलग चेहरे या कह ले मास्क पहनते हैं। और देखिए, ये हमेशा कोई धोखाबाजी नहीं होती। कई बार ये समाज में फिट होने के लिए, अपनी एक इमेज बनाए रखने के लिए, या शायद अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका होता है। मतलब एक तरह का बचाव। हाँ, बिल्कुल। लोग मजबूत दिखना चाहते हैं, भले ही अंदर से डरे हुए हों। खुशमिजाज दिखना चाहते हैं, भले ही परेशान हों। स्रोत हमें कोई जासूस बनने को नहीं कह रहा, बल्कि एक होशियार, एक सजग दर्शक बनने की सलाह दे रहा है। तो ये मुखौटे पहनना एक तरह की सामाजिक जरूरत भी हो सकती है। हाँ, कई बार होती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि असली इंसान को कैसे पहचाने, मतलब उस मुखौटे के पीछे। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? कोई खास इशारे, कोई क्लूज? हाँ, स्रोत इस पर काफी जोर देता है। वो कहता है कि शब्द, बातें वो अक्सर धोखा दे सकती हैं, लेकिन लोगों के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, आंखों की हरकतें और खास तौर पर वो छोटी छोटी अनजाने में की गई हरकतें, जैसे कोई बात करते हुए बार बार नजरें चुराए, या जब कोई तारीफ कर रहा हो तो उसकी मुस्कान आंखों तक ना पहुंचे, सिर्फ होठों पर हो। स्रोत हमें नॉन वर्बल संकेतों, इस गैर शाब्दिक भाषा को पढ़ने की कला सीखने को कहता है। ये एक तरह से इंसानी व्यवहार की छुपी हुई भाषा को समझना है, डिकोड करना है। अच्छा, तो मतलब शब्दों से ज्यादा उनके पीछे के इशारों पर, बॉडी लैंग्वेज पर गौर करना है। ये तो सच में दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ जो कहा जा रहा है उसी पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए हमने ये इशारे पकड़ भी लिए, समझ भी लिए, तो भी किसी के मन की गहराई तक पहुंचना तो मुश्किल ही होगा। शायद यहीं पर तीसरा सबक काम आता है, सहानुभूति वाला। बिल्कुल। तीसरा सबक है सहानुभूति, यानी एम्पैथी की ताकत। और इसे सीधे शब्दों में कहें तो खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना, उनके नजरिए से दुनिया को देखने और महसूस करने की कोशिश करना। ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं है, मतलब सिंपैथी नहीं है। ये उनकी भावनाओं, उनके हालात, उनकी सोच को समझने का एक एक्टिव प्रयास है।
स्रोत भी बताता है कि सहानुभूति सीखने से न सिर्फ हमारे रिश्ते बेहतर और गहरे होते हैं, हाँ बिल्कुल, बल्कि हम लोगों का भरोसा भी जीत पाते हैं। जब किसी को लगता है कि आप उन्हें सच में समझ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो ज्यादा खुलते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं। सही। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या स्रोत सच्ची सहानुभूति और सिर्फ दिखावे की सहानुभूति में कोई फर्क बताता है? क्योंकि कई लोग तो सहानुभूति का इस्तेमाल सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए भी करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, सच्ची सहानुभूति का मकसद होता है समझना, कनेक्ट करना, जबकि दिखावे की सहानुभूति या कह लें चालाकी भरी सहानुभूति, उसका मकसद होता है सामने वाले को प्रभावित करना, मैनिपुलेट करना या उनसे कुछ हासिल करना। स्रोत के मुताबिक सच्ची सहानुभूति डेवलप करने के लिए अपने पूर्वाग्रहों को, अपने बायस को परे रखना होता है, ध्यान से सुनना होता है बिना जज किए, और सामने वाले की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करनी होती है, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। अच्छा, ये उन मुखौटों के पार देखने में मदद करती है जिनकी हमने पहले बात की थी। ये एक तरह से दो इंसानों के बीच समझ का पुल बनाती है। और हाँ, इसे सीखना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक दिन का काम नहीं। समझ गया। तो सहानुभूति की तरह एक तरह का टूल है, एक औजार है जिससे हम दूसरों के मन के दरवाजे खोल सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम उसका इस्तेमाल ईमानदारी से करें। बिल्कुल। ये बात हमें चौथे सबक की ओर ले जाती है, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। इंसान का असली चरित्र उसके कामों से समझना, ना कि सिर्फ उसकी बातों से। हाँ, ये एक क्लासिक सिद्धांत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। स्रोत ने इसे फिर से बड़े जोरदार तरीके से सामने रखा है। बातें बनाना आसान है, वादे करना आसान है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना आसान है, लेकिन किसी का असली चरित्र वो पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में कैसा बर्ताव करता है, जब कोई देख नहीं रहा होता तब क्या करता है, और सबसे जरूरी, क्या उसके काम और बातें एक सीध में है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं। स्रोत इसमें एक बड़ा सीधा सा उदाहरण भी देता है, शायद इसी बात को समझाने के लिए। हाँ, वो कहता है कि जो इंसान बार बार छोटी छोटी बातों में बेईमानी करता है या झूठ बोलता है, उससे ये उम्मीद करना बेकार है कि वो किसी बड़े मामले में ईमानदार रहेगा। बिल्कुल। मतलब ये किसी एक घटना की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार के एक पैटर्न, एक ढर्रे को पहचानने की बात है। बिल्कुल सही, पैटर्न रिकग्निशन। स्रोत हमें एक तरह से यही कौशल विकसित करने को कह रहा है, व्यवहार के नमूनों को पहचानना। एक बार की गलती या एक बार की अच्छाई से किसी के चरित्र का पक्का अंदाजा लगाना ठीक नहीं। लेकिन अगर कोई लगातार एक ही तरह का व्यवहार दोहरा रहा है, चाहे वो वफादारी हो या धोखा, मेहनत हो या टालमटोल, तो वो उसके असली स्वभाव की तरफ इशारा करता है। ये समय के साथ दिखता है। अच्छा। इसलिए लोगों को समझने के लिए सब्र और ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है। उनके पिछले कामों का रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो उनके भविष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा अंदाजा दे सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें लोगों के एक्शंस को उनके वर्ड्स के खिलाफ तौलना सीखना होगा, और वो भी लंबे समय तक देखना होगा। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है। तो क्या इसमें चूक होने की गुंजाइश नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के बारे में जल्दबाजी में गलत राय बना लें? गुंजाइश तो हमेशा रहती है। इंसान है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन स्रोत का तर्क है कि व्यवहार के पैटर्न आमतौर पर काफी मजबूत होते हैं। हाँ, लोग बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन गहरा बदलाव मुश्किल होता है और धीरे धीरे आता है। स्रोत हमें जल्दबाजी में फैसले सुनाने से रोकता है। वो कहता है लगातार जानकारी इकट्ठा करो, ऑब्जर्व करो और अपने आकलन को जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए भी तैयार रहो। यहाँ अहम बात है बिना किसी पूर्वाग्रह के सबूतों के आधार पर राय बनाना। ठीक है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे बुनियादी सबक पर लाता है। 5वां सबक, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। हाँ। स्रोत का कहना है कि दूसरों को समझने की सारी कोशिशें अधूरी रह जाएंगी अगर हम पहले खुद को ही ठीक से नहीं समझते। अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, हमारी भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं, हमारे अपने पूर्वाग्रह क्या हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, इन सब को जानना। ये वाकई मुझे लगता है इन सबको का सार है, फाउंडेशन है। अगर हम खुद नहीं जानते कि हमें गुस्सा क्यों आता है या हम किन बातों से इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो हम दूसरों के गुस्से या इनसिक्योरिटी को कैसे समझ पाएंगे? सही बात है। अगर हम अपने बायस, अपने पूर्वाग्रहों से अनजान हैं, तो हम दूसरों को निष्पक्ष रूप से कैसे देखेंगे? आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो पहला सबक था। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते समय किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और क्यों। ये दूसरे और चौथे सबक से जुड़ा है।
ये हमें अपनी सहानुभूति को ज्यादा सच्चा बनाने में मदद करती है, जो तीसरा सबक था। अच्छा। ये एक तरह की नींव है जिस पर दूसरों को समझने की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो मतलब दूसरों को समझने का रास्ता असल में खुद को समझने से होकर गुजरता है? हाँ, काफी हद तक। स्रोत के मुताबिक जब हम अपनी खामियों को, अपनी सोच के पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो ना सिर्फ हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं, बल्कि अपने जीवन के फैसले भी ज्यादा समझदारी से ले पाते हैं। ये तो एक तरह से पूरी जिंदगी चलने वाला प्रोजेक्ट लगता है। बिल्कुल। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। स्रोत हमें लगातार आत्मविश्लेषण करने, अपने अनुभवों से सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये जानना कि हमारी अपनी मानव प्रकृति कैसे काम करती है, हमें दूसरों की मानव प्रकृति को समझने का एक नया नजरिया देता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? इस स्रोत से हमें क्या मुख्य संदेश लेना चाहिए? ऐसा लगता है कि रॉबर्ट ग्रीन के ये नियम हमें यही सिखा रहे हैं कि इंसान ऊपरी तौर पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। असली कहानी तो उसके अंदर चल रही सोच, भावनाओं और इरादों में छिपी है। इन नियमों या सिद्धांतों को समझने और अपनाने से हम न सिर्फ दूसरों के व्यवहार की पहेली को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी ज्यादा कुशलता से जी सकते हैं। ये समझ, ये अवेयरनेस अपने आप में एक बड़ी ताकत है। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। स्रोत हमें दूसरों को समझने के तरीके तो बताता है और ये बहुत काम का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इन जानकारियों का सबसे बड़ा फायदा शायद खुद अपनी मानव प्रकृति को, अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार के पैटर्न, अपनी कमजोरियों और ताकतों को बेहतर ढंग से संभालने में नहीं है? दिलचस्प पॉइंट है। ये सोचने वाली बात है कि इन सिद्धांतों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने बर्ताव के किन पहलुओं पर काम करना चाहेगा। शायद दूसरों को समझने की कला में माहिर होने से पहले खुद को संवारने की कला ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचा जा सकता है।